कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। शाहपुर नाम के राज्य में एक शमशेर नाम का राजा रहा करता था। उसकी प्रजा बहुत खुश थी क्योंकि राजा का स्वभाव बहुत ही शांत और सरल था। मगर उस राज्य की महारानी रागिनी का स्वभाव एकदम विपरीत था। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी और अपना धैर्य खो देती थी। इसी वजह से रानी के पास लोग जाने से भी डरते थे। वो बिना सोच विचार किए कोई भी निर्णय ले लेती थी और इसी वजह से राजा शमशेर बहुत परेशान थे। रागिनी का अचानक बदला हुआ स्वभाव देखकर वे बहुत दुखी रहा करते थे, मगर वे रागिनी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उनको संभाल लेते थे। ऐसे ही एक दिन महाराजा शमशेर वन में घूमने गए थे। कितनी देर हो गई है, महाराज अभी तक महल में नहीं लौटे। महाराज अभी अभी महल से गए हैं। मुझे उल्टा जवाब देने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? निकल जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो महारानी, मुझसे गलती हो गई। ऐसे ही एक दिन महाराज वन में जाकर एक नदी के तट पर बैठकर विचार कर रहे थे। रागिनी पहले कितनी शांत और समझदार थी, अब बहुत गुस्सा करने लगी है, जैसे उसमें कोई धैर्य ही नहीं है। मुझे इस विषय के बारे में सोचना पड़ेगा। महाराज सोच में डूबे नदी के किनारे बैठे ही थे कि तभी वहां अचानक एक टोकरी में एक छोटी बच्ची पानी के बहाव में बहती हुई आ रही थी। उसकी रोने की आवाज सुनकर महाराज अपने विचारों से बाहर आ गए। हाँ, ये इतनी छोटी सी बच्ची किसने पानी में छोड़ दी? महाराज उस बच्ची को पानी से निकालकर अपने गोद में उठा लेते हैं और उसे राजमहल लेकर जाते हैं। महारानी रागिनी, ये देखो मुझे क्या मिला है। क्या हुआ है आपको? ऐसा क्या मिल गया है? ये देखो, एक नन्ही बच्ची पानी में बहते हुए मेरे पास आई। महारानी उस बच्ची को देखती है। उन्हें उसके कपड़े के अंदर एक खत मिलता है। महारानी उसे पढ़ने लगती है। ये बच्ची जिसे भी मिले, इसकी अच्छी तरह से परवरिश करना। वो चिट्ठी पढ़कर राजा को बहुत आनंद होता है क्योंकि वो बच्ची अब राजमहल में रहने वाली थी। महल में आज तक कोई भी बच्चा नहीं था और राजा को ऐसा लगा कि उस छोटी बच्ची की वजह से महारानी के स्वभाव में कुछ बदलाव आ जाएगा। उन दोनों ने उसका नाम कियारा रखा। महारानी तो उस बच्ची से भी ईर्ष्या करने लगी। उस नगर में एक जादूगरनी रहती थी जो अलग अलग प्रकार के जादू किया करती थी। उसने बहुत सारे सामान्य लोगों पर भी जादू किए थे और इसी वजह से महाराज ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया था। अब महल में राजकुमारी बड़ी हो रही थी। उसकी मधुर वाणी से बहुत से दास दासी उसे चाहने लगे थे। एक दिन ऐसे ही महल में खेलकूद करते हुए राजकुमारी सिपाहियों पर गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ध्यान नहीं था। राजकुमारी कितनी दयालु है। राजकुमारी का यही स्वभाव महल के सारे लोगों को पसंद आता था। उस राजमहल के पास ही एक ऐसा महल था जिसमें जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। सिर्फ महारानी ही कभी कभार उस महल में जाया करती थी। वहाँ एक बड़ा सा कमरा था जिसके अंदर एक ताज रखा हुआ था। उस ताज की एक खासियत थी, जब भी कोई नेक और सच्चा इंसान उसके पास जाए तो वो चमकता था। महारानी के वहां जाने के बावजूद भी वो ताज चमकता नहीं था, इसलिए महारानी बहुत गुस्सा करती थी। उस महल को लेकर राजकुमारी बहुत उत्सुक थी। पिताजी, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? हाँ, पूछो बेटी। वो दूसरे महल में क्या है और माँ वहाँ क्यों जाती है? मैं भी जा सकती हूँ क्या पिताजी? अरे बेटा, आप वहाँ नहीं जा सकती। वहाँ बच्चों का जाना मना है, इसलिए आप वहाँ नहीं जाएंगी। ठीक है पिताजी। राजकुमारी और महाराज ने बहुत देर तक गप्पे मारे और रात को खाना खा के सो गए। दूसरे दिन महाराज ऐसे ही घूमने के लिए महल के बाहर गए। वहाँ उन्हें कुछ गुलाब के फूल दिखाई दिए। महारानी को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे, इसीलिए महाराज ने कुछ फूल खरीद लिए और महल आकर महारानी के कक्ष में गए। महारानी रागिनी, कहाँ हो? बोलिए महाराज, क्या हुआ है? आप इतने उत्साहित हैं? ये लीजिए गुलाब के फूल, खास आपके लिए। धन्यवाद महाराज, आप मेरे लिए इतने सुंदर गुलाब के फूल ले आए। मुझे ये आज भी उतने ही पसंद है। मेरे प्राणों से प्रिय है ये मुझे। इसीलिए तो लेकर आया हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। एक दिन राजकुमारी कियारा छुपके से राजमहल के बाजू वाले उस दूसरे महल में चली गई। उस महल का बड़ा सा दरवाजा खोलकर वो अंदर गई। अंदर जाकर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा कमरा खाली है और उसके बीचों बीच एक ताज रखा हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत है। राजकुमारी उस ताज के पास गई। राजकुमारी के वहां जाते ही वो ताज बहुत चमकने लगा। राजकुमारी को वो ताज बहुत पसंद आ गया। उन्हें वो अपने हाथ में लेने की बहुत तीव्र इच्छा थी, मगर उन्होंने अपने मन को संभाला और उस महल से बाहर आ गई। ये सब बताने के लिए वो महाराज और महारानी के पास गई। पिताजी, मैंने उस महल में एक ताज देखा जो कि चमक रहा था। वो बहुत ही खूबसूरत है। राजकुमारी, आपने उसे हाथ तो नहीं लगाया? नहीं पिताजी, मैंने उसे हाथ नहीं लगाया।
महाराज उस पर बहुत नाराज हो जाते हैं, लेकिन बातों बातों में उन्हें याद आता है कि राजकुमारी ने कहा कि वो ताज चमक रहा था। राजकुमारी, आपने क्या कहा? ताज चमक रहा था? हाँ पिताजी, सच में ताज चमक रहा था, मगर मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। हाँ राजकुमारी, मेरा आप पर भरोसा है। अब जो भी करोगी वो सही होगा। आप वही नेक दिल इंसान हो जो उस ताज को चाहिए। खुश रहो मेरी बच्ची। उन दोनों की बातें सुनकर महारानी बहुत क्रोधित हो जाती है। महारानी को उन दोनों का एक दूसरे के प्रति का प्रेम देखकर बहुत जलन होती है। अब महारानी उस नगर की उस जादूगरनी के पास जाती है। आओ आओ महारानी आओ, आज बहुत क्रोधित हो और उसका कारण भी है। आपको पता है जादूगरनी? मुझे सब पता है महारानी, आप आइए। क्या आपके पास इस सब का कुछ उपाय है? ये लीजिए महारानी, ये ताबीज है जिसे आपको महाराज के गले में पहनाना है। इससे वो कियारा से नफरत करने लगेंगे, मगर ये काम आपको बहुत ही सावधानी से करना है। महारानी वो ताबीज लेकर वहाँ से चली जाती है और राजमहल में आकर महाराज को वो ताबीज दिखाती है। महाराज, आपके लिए मैंने ये तावीज बनवाया है, आपको पसंद आया? ये तो सच में लाजवाब है। आपने मेरे लिए लाया है? जी महाराज। महाराज वो ताबीज पहन लेते हैं। ताबीज पहनने के बाद उनके स्वभाव में अचानक बहुत बदल हो जाता है। वो राजकुमारी से अलग ही व्यवहार करने लगते हैं। एक दिन राजकुमारी केक बनाती है। पिताजी, ये लीजिए, आपके लिए मैंने केक बनाया है, जरा चक्कर तो देखिए। कितना नमकीन है ये। मैंने तो मीठा केक बनवाया था, ये नमकीन कैसे हो गया? अब राजकुमारी वो केक खाकर देखती है तो केक मीठा होता है, मगर उस ताबीज की वजह से महाराज को राजकुमारी ने बनाया हुआ केक नमकीन लगता है। अब महाराज छोटी मोटी बात को लेकर भी राजकुमारी पर चिल्लाने लगे, जिस वजह से राजकुमारी अब अलग और अकेली ही अपना समय व्यतीत करने लगी। शायद उनको बहुत काम आ गया होगा, इसी वजह से उनको मेरे साथ बात करने के लिए समय नहीं है। एक दिन ऐसे ही राजकुमारी उसी महल के पास गई जिसमें वो ताज रखा हुआ था। उसके वहां जाते ही ताज मुस्कुराया। राजकुमारी ने ताज को हाथ में पकड़ा और उसके बाद अपने सर पर पहना। राजकुमारी के ताज पहनते ही वो ताज झिलमिला उठा। ताज देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो गई, मगर वो जानती थी कि वो ताज उसके लिए नहीं था, इसलिए वो ताज को उतारने लगी। हे राजकुमारी, मैं एक जादुई ताज हूँ। जो मन से सच्चा आदमी होता है, मैं उसी के सर का ताज बन सकता हूँ। तुम्हारे मन में कोई भी सवाल है तो तुम मुझे पूछ सकती हो। हे जादुई ताज, मेरे पिताजी को क्या हुआ है? उनका बदला हुआ रवैया कुछ अलग ही है। राजकुमारी, तुम्हारे पिताजी के गले में एक जादुई ताबीज है। नगर की जादूगरनी ने उन पर जादू किया है और उसी ताबीज के प्रभाव से महाराज का बर्ताव ऐसा हुआ है। और महारानी को क्या हुआ है? वो कभी मुझे अपनी बेटी मानती ही नहीं है। जब महारानी बहुत सालों पहले जादूगरनी के घर चली जाती थी, तब जादूगरनी ने उन पर जादू किया है और उन्हें अपनी वश में कर लिया है, और अब वो महाराज को भी वश में कर रही है। उस जादूगरनी को क्या चाहिए हमारे परिवार से? अरे राजकुमारी, उस जादूगरनी को ये जादुई ताज चाहिए जिसे वो सदियों से हासिल करना चाहती है, मगर हासिल नहीं कर पा रही। इसीलिए अब वो ये काम महारानी से करवा रही है। अब राजकुमारी को सारी बात पता चल जाती है और वो ताज से कहती है, अब मैं क्या करूं? क्या तुम मेरी मदद करोगे इस समस्या से बाहर निकलने के लिए? अब महारानी को धैर्य से कैसे काम करते हैं ये सीखना होगा, और ये काम सिर्फ तुम उन्हें सिखा सकती हो। अब राजकुमारी सोच में डूब गई कि वो महारानी का धैर्य कैसे वापस लाए। तभी उसे एक युक्ति सूझी। माँ को गुलाब के फूल बेहद पसंद है, क्यों ना मैं उनको गुलाब के फूलों का बगीचा बनाकर उसे तोहफे में दूं? मगर इतने सारे गुलाब के पौधे लाऊंगी कहाँ से? इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैं एक जादुई ताज हूँ, मुझसे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। हे जादुई ताज, मेरी माँ के लिए एक सुंदर गुलाब का बगीचा बना दो। अब महल के बाहर एक सुंदर बगीचा बन गया था जिसमें विविध रंगों वाले गुलाब के पौधे थे। कुछ ही देर बाद महारानी वहां आई और उस बाग को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने तुरंत 2 मालियों को उस बाग की निगरानी करने के लिए नियुक्त कर दिया। ये सब देख राजकुमारी कियारा को बहुत दुख हुआ। उसकी योजना काम न कर सकी, इसलिए वो फिर से चिंतित हो गई। अगले दिन माली जब उन पौधों को पानी डालने लगे तो पानी डालते ही उस गुलाब की कलियां मुरझाने लगी। ये सब देखकर महारानी बहुत क्रोधित हो गई। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें बाग का ख्याल रखना भी नहीं आता। अब महारानी खुद ही हर रोज उस बगीचे की देखभाल करने लगी और अपना पूरा समय उस बगीचे में ही बिताने लगी। अब महारानी के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया था। वो शांत हो गई थी। एक दिन महारानी रसोइयों को एक नया पदार्थ बनाने के लिए कहती है, जो बनाने में उन्हें देरी हो जाती है। महारानी रसोई घर में चली जाती है। महारानी को देखकर रसोइये बहुत डर जाते हैं।
अब तक वो पकवान तैयार नहीं हुआ है क्या? महारानी साहिबा, थोड़ी देर और लगेगी हमें इसे बनाने में। आप क्रोधित ना होइए, जल्द ही पकवान तैयार हो जाएंगे। कुछ नया बना रहे हो तो देर तो होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब करो, तैयार होने के बाद मुझे बता देना। महारानी के स्वभाव में आया परिवर्तन देख सब लोग खुश थे, लेकिन उधर वो जादूगरनी अपना जादू कम होने के कारण बहुत क्रोधित थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन महारानी बगीचे में शांत बैठी हुई थी, तभी कियारा उसके पास आई। क्या हुआ है माँ, आप यहाँ अकेले बैठे हो? बेटा, मैं इन फूलों के खिलने का इंतजार कर रही हूँ। कितने प्यारे हैं ना ये सारे पौधे। हाँ माँ, सच में बहुत प्यारे हैं ये सारे पौधे। महारानी अचानक बेहोश हो जाती है और कियारा जोर से चिल्लाती है, माँ, माँ, उठो माँ। हे जादुई ताज, मेरी माँ को क्या हुआ है? वो बेहोश कैसे हो गई? इन्हें कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ बेहोश हुई है। जादूगरनी के जादू का असर थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा और तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छी औरत बन जाएगी। राजकुमारी अपनी माँ का बहुत अच्छा ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद महारानी को होश आ जाता है और वो कियारा को गले लगाती है। वो महाराज के पास जाकर उनके गले में से वो ताबीज निकालकर फेंक देती है। उन्हें अपना बुरा बर्ताव याद आता है। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी कियारा। नहीं पिताजी, वो एक बुरा समय था जो हमारे जीवन से चला गया। अब हम हमेशा खुश रहेंगे। तभी राजकुमारी अपने सिर का ताज निकालकर महारानी के सिर पर रख देती है। ये ताज राज्य की महारानी की सिर की शोभा है। अब वो ताज चमक रहा था, लेकिन महारानी ने अपने सिर से वो ताज निकालकर फिर से बेटी कियारा के सिर पर रख दिया। नहीं, इस ताज की सही हकदार इस राज्य की होने वाली महारानी ही है। महाराज राज्य में नई महारानी की घोषणा कर देते हैं और कियारा अब राजकुमारी से महारानी बन जाती है। वो अपने माँ पिताजी के साथ मिलकर सही न्याय करने लगी और अपने राज्य को तरक्की की ओर लेके गई। महाराजा ने जादूगरनी को भी बंदी बना लिया। कमलपुर नाम के गांव में एक नाजू नाम की लड़की रहा करती थी। उसके घर में उसकी माँ राधा और उसके पिताजी किशन रहा करते थे। उसके माँ और पिताजी ने उसका बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया था। उसे किसी भी वस्तु की कमी नहीं पड़ने दी थी। उसके माँ और पिताजी बहुत मेहनती थे और इसी वजह से वो भी बहुत मेहनती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। दिन ब दिन नाजू बड़ी होने लगी। वो कॉलेज जाने लगी और कॉलेज के साथ साथ उसने केक बनाने का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया। मगर केक बनाने के लिए लगने वाला सामान बहुत महंगा होने के कारण वो घर में केक नहीं बना पाती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। उसकी शादी राहुल नाम के एक लड़के से हो गई। राहुल बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। उन दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते थे और वो राहुल के साथ बहुत खुश थी, लेकिन उन दोनों को पैसों की थोड़ी कमी पड़ रही थी। ऐसे ही एक दिन नाजू ने राहुल से कहा, मैं क्या कहती हूँ राहुल, मैं भी कुछ ना कुछ करूँ। अरे नाजू, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे क्यों पूछ रही हो? आप सच कह रहे हो? हाँ सच। मगर मुझे कुछ पैसों की जरूरत लगेगी, क्या आप दोगे? हाँ दूंगा ना, क्यों नहीं। अब दोनों सो जाते हैं। अगले ही दिन नाजू बाजार जाकर केक बनाने के लिए लगने वाला सामान लेकर आती है और एक अच्छा सा केक बनाकर उसे फ्रिज में रखती है। रात को राहुल घर आता है और फ्रिज में रखा केक देखकर कहता है, अरे नाजू, आज तो मेरा जन्मदिन नहीं और तुम्हारा भी नहीं है, फिर ये केक क्यों बनाया? अजी वो मैंने बनाया है। कैसा बना है, जरा खा के तो देखो। ये इतना सुंदर केक तुमने बनाया? हाँ मैंने बनाया है, खा के तो देखो। राहुल वो केक काटकर खा के देखता है। उसे उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। नाजू, ये केक तो लाजवाब है, मन ही नहीं भरता, ऐसा लगता है कि खाते ही जाऊं। सच में इतना अच्छा बना है केक? अगर तुम इसे बेचोगी तो तुम्हें इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे और तुम्हारा कुछ करने का सपना भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, चलो अब खाना खा लो। नाजू और राहुल खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन नाजू अपने मोबाइल पे अपने केक का एक पेज बनाती है और उस पर अपने केक के एडवर्टाइजमेंट करने लगती है। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगते हैं और उसके पास कुछ ऑर्डर्स भी आने लगते हैं। उसके हाथों बनाए केक सबको पसंद आने लगते हैं। अब दिन ब दिन उसके ऑर्डर्स बढ़ने लगते हैं। राहुल, मैं क्या सोच रही थी, अगर हम एक दुकान किराए पर ले और उसमें केक बेचना शुरू करें तो? हाँ क्यों नहीं, मैंने तुम्हें कभी ना कहा है क्या? राहुल एक अच्छी सी जगह पर दुकान ढूंढता है और उसे किराए पर लेकर नाजू वहाँ केक बनाना शुरू कर देती है। उसका केक बनाने का व्यवसाय अच्छी तरह से चलने लगता है। वो उसमें पूरा दिन बिजी रहती थी और उसकी कड़ी मेहनत देखकर राहुल भी बहुत खुश हुआ करता था। नाजू की दुकान के सामने ही एक हलवाई वाले की दुकान थी।
नाजू की दुकान पर हुई भीड़ देखकर वो नाजू पर बहुत जलता था। ऐसे ही एक दिन एक औरत नाजू के दुकान पर आई। मुझे 40 कपकेक देना। आज एकदम से 40? क्यों, कोई बर्थडे है क्या? मेरे बेटे का आज बर्थडे है, इसलिए स्कूल में बांटने के लिए चाहिए। अरे वाह, आज आपका बर्थडे है? ये लीजिए मेरी तरफ से चॉकलेट। थैंक यू आंटी। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। वो लड़का और वो औरत कप लेकर वहां से चले गए। नाजू के केक कम समय में ही बहुत फेमस हो गए थे और ये देखकर वो हलवाई वाला बहुत जल रहा था। एक दिन नाजू की दुकान पर एक अमीर आदमी आया। क्या आपका ही नाम नाजू है? जी हाँ, मेरा ही नाम नाजू है। क्या बात है? मेरे बेटे को आपके कपकेक बहुत पसंद आते हैं। क्या आप उसके बर्थडे के लिए 100 कपकेक बना के देंगी? जी हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर केक बना के दूंगी। आपको कौन से फ्लेवर के चाहिए? आप चाहिए तो ये केक टेस्ट करके देख सकते हैं। वो अमीर आदमी एक कप केक खा लेता है और ये केक तो बहुत ही लाजवाब है, मुझे यही पसंद आया है। आपको किस दिन ऑर्डर चाहिए? 10 तारीख को मुझे ऑर्डर चाहिए, आज से 3 दिन बाद। जी मिल जाएगा आपको। मैं 3 बजे तक आपकी ऑर्डर तैयार रखूंगी। जी ठीक है। वो अमीर आदमी वहां से चला जाता है और नाजू अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ये सब वो सामने वाला हलवाई राम देख रहा था। उसे मन ही मन बहुत जलन होने लगी। इसका कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा, मैं इसके केक से सस्ते केक बनाऊंगा। अगले दिन राम उसकी दुकान पर सस्ते केक लगाता है और एक पर एक फ्री ऐसी ऑफर भी देता है। कुछ लोग वो ऑफर देखकर वहां चले जाते हैं, मगर केक की टेस्ट अच्छी ना होने के कारण वो लोग वापस नाजू के शॉप में चले जाते हैं। राम से कोई केक नहीं खरीदता और इस वजह से उसके मन में नाजू के प्रति बहुत नफरत पैदा हो जाती है। दूसरे दिन नाजू दोपहर से कपकेक बनाना शुरू कर देती है और रात होने तक सारे ऑर्डर पूरे कर देती है। रात को राहुल उसे लेने दुकान पर आता है। अरे नाजू, घर नहीं चलना है क्या कि केक ही बनाती रहोगी रात भर? नहीं जी, ऑर्डर के हैं इसलिए बनाए हैं। बन गए हैं सारे केक, चलिए अब घर चलते हैं। चलो। राहुल और नाजू वहां से चले जाते हैं। ये सब राम एक जगह छुपकर देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि नाजू दुकान से चली गई है, उसने दुकान की खिड़की से झांक कर देखा। उसे नाजू के बनाए सारे कपकेक दिखाई दिए और वो मन ही मन सोचने लगा, अगर इसके सारे कपकेक खराब हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा और उन कपकेक की ऑर्डर मैं पूरी कर दूंगा। राम कुछ चूहों को लेता है और नाजू के दुकान के अंदर छोड़ देता है। चूहे सारे केक खराब कर देते हैं। अगले दिन सुबह ही राम अपनी दुकान खोलकर केक बनाने लगता है। जब नाजू दुकान पर आती है तो उसे ये सब देखकर जरा अजीब लगता है, क्योंकि राम कभी भी 10 बजे से पहले अपनी दुकान नहीं खोलता था। अब नाजू खुद का दुकान खोलकर देखती है। पूरी दुकान में चूहे फैल गए थे और नाजू ने मेहनत से बनाए हुए सारे कपकेक खराब हो गए थे। नाजू का पूरा शक राम पर चला गया। उसकी ऑर्डर देने में सिर्फ 3 घंटे बाकी थे और 3 घंटों में 100 कपकेक बनाना नामुमकिन था। मेरी ऑर्डर उसे मिल जाए, इसीलिए ये राम सुबह सुबह दुकान खोलकर केक बना रहा है। उसके दिमाग में एक ऐसी कल्पना आती है जिसके बारे में राम सोच भी नहीं सकता था। नाजू फिर से केक बनाने लगती है। अब वो एक बहुत बड़ा कीले के आकार का केक बनाने लगती है जो बच्चों को बेहद पसंद आएगा। कुछ ही समय बाद उस अमीर आदमी के घर से कुछ लोग केक की डिलीवरी लेने आते हैं। मैं उसके लिए एक स्पेशल केक बना रही हूँ, तो ये केक मैं ही लेकर आऊंगी। अब जाइए। अब राम उन आदमियों को रुकाकर बोलता है, मेरे पास उससे भी बढ़िया केक है, आप ये ले जाइए, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। वो लोग थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और बाद में राम के बनाए हुए कपकेक खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। लेकिन पार्टी में राम के बनाए हुए केक किसी को पसंद नहीं आते। ये देख वो अमीर आदमी गुस्सा हो जाता है। ये केक कहाँ से लेकर आए हो? क्या ये नाजू की केक है? नहीं साहब, ये आगे की हलवाई की दुकान से ऑफर मिल रही थी, इसलिए हमने खरीद लिए। क्या तुम नाजू के शॉप में नहीं गए? उसने ऑर्डर देने से मना किया क्या? वो बोली कि आज का केक स्पेशल है, इसीलिए वो मैं ही लेकर आऊंगी। तो तुम ये क्यों लेकर आए? इसका टेस्ट कितना बकवास है। छोड़ो, मैं आज का दिन खराब नहीं करना चाहता। अब वो अमीर आदमी नाजू को फोन लगाता है। आप केक कब तक लेकर आने वाली है? बस कुछ ही देर में लेकर आऊंगी, आप चिंता मत करिए, बच्चे को केक बहुत पसंद आएगा। कुछ देर के बाद नाजू अपना बनाया हुआ कीले के आकार का विशाल केक लेकर उनके घर आती है और बच्चों के सामने उसे खोलती है। बच्चों को वो केक बहुत पसंद आता है। ये केक तो बहुत ही खूबसूरत है। इस केक को बनाने के लिए और मेरे बेटे का बर्थडे स्पेशल करने के लिए बहुत धन्यवाद। जी, बच्चे को खुशी मिली, बस मैं उतने में ही खुश हूँ। ये लीजिए, हमारी ओर से आपको। धन्यवाद। वो अमीर आदमी नाजू को उसके केक के दुगने पैसे देता है
ये बात राम को भी पता चलती है और वो समझ जाता है कि वो नाजू का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धीरे धीरे नाजू बहुत अलग अलग प्रकार के केक बनाने लगी और अपने व्यवसाय को बहुत ऊंचाइयों पर ले गई। राहुल को भी अपनी होनहार बीवी पर नाज था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की करतूतों पर ध्यान न देते हुए अपना काम पूरी निष्ठा से करना चाहिए। शारदा नगर नाम के राज्य में एक औरत रहा करती थी जिसका नाम था सीता। उसे एक बेटी थी जिसका नाम था सितारा। सितारा छोटी थी तभी उसके पिता गुजर गए थे। इसी वजह से उसकी माँ सीता उसका पूरा ख्याल रखती थी, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करती थी और इसी वजह से उसकी लड़की बहुत जिद्दी हो गई थी। उसकी माँ अगर उसे कोई काम बताए तो वो काम नहीं किया करती थी और खुद को बहुत खास समझती थी। उनके घर में एक नौकर था जिसका नाम था रघु। रघु बहुत ही ईमानदार था और बहुत सालों से उनके घर में काम कर रहा था। सितारा का स्वभाव देखकर उसे भी बहुत हैरानी होती थी। मेम साहब, आप बेबी सितारा को कुछ क्यों नहीं बोलती? अरे, उसको समझ में नहीं आता तो ठीक है, बाद में समझ आ जाएगा। हम है ना उसे संभालने के लिए। हाँ मेम साहब, वो तो है। एक दिन सीता अपने पहचान के एक लड़के से सितारा की पहचान करवा देती है। सितारा को वो लड़का बहुत पसंद आता है और वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। सीता अपने घर में एक हार ढूंढने लगती है जो उसे उसकी माँ ने शादी में दिया था। वो बहुत ढूंढती है मगर उसे वो नहीं मिलता। कहाँ गया मेरा नेकलेस? अरे हाँ, मिल गया। कितना ढूंढ रही थी। अब मैं मेरी बेटी को यही गिफ्ट उसकी शादी में दूंगी। ये बहुत अच्छा रहेगा मैडम। सीता उस नेकलेस को पॉलिश करवाने और उस पे नाम डलवाने के लिए सोनार के पास भेज देती है। रघु वो नेकलेस लेकर सोनार के दुकान में जाता है और उस नेकलेस पर सितारा का नाम डालकर लाता है। बेटी, इस शादी से तुम खुश हो ना? हाँ माँ, जिसे मैं प्यार करती हूँ उसी से मेरी शादी हो रही है। सितारा और राजवीर की शादी हो जाती है। सीता ने शादी का समारोह बहुत ही शानदार तरीके से अरेंज किया था। समारोह खत्म हो जाता है और उसकी माँ उसे एक नेकलेस देती है। नेकलेस देख के सितारा बहुत खुश हो जाती है। उसे वो बेहद पसंद आता है। माँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। आपने इसे मेरे लिए बनवाया है। बेटा, ये हार मेरी शादी में मुझे मेरी माँ ने दिया था और आज मैं इस हार को तुझे दे रही हूँ। सितारा अपने माँ से विदा लेती है और पति के साथ शहर जाने के लिए निकलती है। अचानक तेज बारिश होने लगती है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। वो लोग एक होटल में रुक जाते हैं। उसी होटल में वो कॉफी पीने बैठते हैं। कॉफी पीते समय सितारा की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो शादी के लिबास में खड़ी है और अपने दोस्त से बात कर रही है। रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? मैं कैसे अरेंज करूँ इतने सारे पैसे? कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अब मैं क्या करूँ? हम दोनों के पास भी उतने पैसे नहीं है। मेरी शादी हो पाएगी क्या? अरे तू ऐसा क्यों सोचती है? सब कुछ अच्छा होगा। सितारा यह सब सुन लेती है और उसके मन में एक विचार आता है। तभी वो एक वेटर को बुलाती है। जी मैडम। ये हार उस रोने वाली लड़की को दे दो। मैडम, उनसे क्या कहूँ? उन्हें कहो कि ये आपके लिए है और आप जल्दी से शादी कर लो। अब राजवीर वहाँ आता है और सितारा को लेकर चला जाता है। सितारा जाते समय उस लड़की को देखती है जो बहुत खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देख सितारा भी खुश हो जाती है और राजवीर के साथ चली जाती है। अब सितारा और राजवीर बहुत खुश रहने लगे। कुछ महीनों बाद उन्हें एक लड़का हुआ जिसका नाम उन्होंने सिराज रखा। सिराज बहुत ही शांत स्वभाव का था और अपने माँ बाप की सारी बातें मानता था। एक दिन अचानक शहर में भूकंप आ जाता है। सारे लोग घर छोड़कर भागने लगते हैं और राजवीर, सिराज और सितारा भी भागने लगते हैं। सितारा भागो, मैंने सिराज को उठा लिया है, तुम पीछे मत देखो। हाँ राजवीर, सिराज को अच्छी तरह से पकड़ो। अब राजवीर और सितारा एक साथ भागने लगते हैं मगर भीड़ बहुत होने के कारण राजवीर और सितारा एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। राजवीर, सिराज, सिराज। मगर उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता और भीड़ जहाँ ले जाए वहाँ वो दोनों चले जाते हैं। सितारा बहुत रोने लगती है क्योंकि उसे उसके बेटे की याद आती है। तभी वो देखती है कि सारे लोग एक जगह पर जमा है जहाँ मुफ्त में खाना मिल रहा था। सितारा भी उसी लाइन में खड़ी हो जाती है। तभी एक बूढ़ा आदमी जो खड़ा नहीं हो पा रहा था वो भी खाने की लाइन में खड़ा रहता है। सितारा अपना खाना उसे दे देती है। बाबा, ये आप ले लो, मैं दूसरा लाती हूँ। बेटी, भगवान तुम्हें दुआ देगा। अब सितारा फिर से लाइन में खड़ी हो जाती है। उसे बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो बहुत थक गए हैं मगर भूख के कारण वहां खड़े नहीं हो पा रहे। सितारा मन ही मन सोचती है, मैं थोड़ी देर तक भूख सह सकती हूँ मगर ये लोग कैसे खड़े रहेंगे? मुझे इनकी मदद करनी होगी।
ये सोच के सितारा वहां खड़े सारे बूढ़े लोगों की मदद कर देती है। जब सबकी मदद हो जाती है तब सितारा खुद के लिए खाना लेने के लिए लाइन में खड़ी होती है, लेकिन वहां का खाना खत्म हो जाता है और मैनेजर अपनी टीम को धन्यवाद देता है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, आप सबका बहुत बहुत आभार। ये कौन है? हमें नहीं पता। आप कौन है मैडम? मैं यहाँ खाना खाने के लिए आई थी, लेकिन बूढ़े लोगों को देखकर मैंने उन्हें खाना दे दिया और मैं फिर से लाइन में खड़ी हो गई। लेकिन मेरा नसीब खराब, इसी वजह से मुझे खाना नहीं मिला। मैडम, आप थोड़ी देर यहाँ रुक सकती है? जी सर, मैं यहाँ रुकती हूँ। मैनेजर बड़े साहब से जाकर मिलता है और उन्हें सितारा के बारे में सब बताता है। साहब उसे अपने घर में बुलाते हैं। मैंने आपके दरिया दिली के किस्से सुने हैं, क्या आप मेरे बेटे को संभालोगी? आपको उसके पैसे मिलेंगे। जी साहब, जरूर करूंगी मैं ये काम। मगर एक शर्त है, तुम्हें मेरे पत्नी के कमरे के पास नहीं जाना है। जी साहब, मैं ध्यान रखूंगी। अब सितारा उस बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल रखती है। उस बच्चे की परवरिश करते समय उसे अपने बेटे सिराज की याद आती है। ऐसे ही एक दिन सितारा और वो बच्चा एक बॉल के साथ खेल रहे थे। बच्चे का बॉल अपनी माँ के कमरे में चला गया, लेकिन सितारा को वहां जाने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए वो रुक गई। लेकिन वो बच्चा उस बॉल को लेकर बहुत रोने लगा और उसकी मांग करने लगा। अब सितारा के पास उस कमरे में जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वो उस कमरे में जाती है। उसे वहां टेबल पर उसकी माँ ने दिया हुआ हार दिखाई देता है। वो उस हार को गौर से देखती है। उसे उस पर अपना नाम दिखाई देता है और वो वही अपनी माँ की यादों में खो जाती है। उसे अपने माँ की बहुत याद आने लगती है और वो रोने लगती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो बहुत चौंक जाती है। तुम कौन हो? मैं यहाँ काम करती हूँ। बच्चे का बॉल यहाँ आ गया था, इसलिए मैं बॉल लेने के लिए यहाँ चली आई। ठीक है, मगर तुम रो क्यों रही हो? वो मैं इस हार को देख के रोने लगी थी। इसे देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई थी। ये तुमने कभी किसी को दिया था क्या? हाँ मैडम, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी माँ ने मुझे ये हार दिया था और उस पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। जिस होटल में हम ठहरे थे वह एक लड़की बहुत रो रही थी। मैंने उसकी मदद कर दी और उसे ये हार दे दिया था। मुझे शायद वहम हुआ है। तुम उस लड़की को जानती हो? नहीं मैडम, मैंने उसे सिर्फ एक ही बार देखा था। क्या वो चेहरा यही है? जरा गौर से देखो, आप तो उस लड़की की तरह ही दिखती हो। क्या वो आप थी? हाँ सितारा, वो मैं ही थी। तुम्हारी मदद से आज मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। सितारा, तुमने मुझे वो हार दिया और मैंने वो हार गिरवी रखकर उससे हमने शादी कर ली और एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। फिर बाद में उस हार को छुड़ा कर ले आए। इसलिए तुम हमारे लिए बहुत अहम हो। आज मुझे कितने दिनों बाद अच्छा लग रहा है। सितारा, आज से हम दोनों दोस्त हैं। सितारा अब उसकी सारी कहानी सुनती है। साहब की बीवी अपने स्पेशल आदमी भेजकर सितारा के बच्चे और पति की तलाश करती है। कुछ दिनों बाद उन दोनों का पता चल जाता है और सितारा अपने पति और बेटे से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। साहब की बीवी इनाम के तौर पर उनकी आधी जायदाद और सितारा के माँ का शादी में दिया हुआ वो हार लौटा देते हैं। अब सितारा, राजवीर और सिराज खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जरूरत के समय हमें सबकी मदद करनी चाहिए।